जब भी हमारे आसपास या देश में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो लोग उन आपस में यही कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हें आई विल सी यू इन कोर्ट। इसी तरह की बातें जो है वो लोग करते हैं। और आज मेरा ये डायलॉग आप लोगों से बोलने का उद्देश्य ये है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले मार्च के महीने से मैं एक मुद्दे के ऊपर बहुत ही अच्छे से नजर जो है वो गड़ाए रखा हुआ था। और ये पिछले कुछ दिनों से जो है ना वो हाईकोर्ट के एक जस्टिस है, हाँ हाईकोर्ट के एक जज है, वो अपनी काफी चर्चा में रहे हैं और अभी भी बहुत खतरनाक रूप से जो है वो चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि ये जज जो है ना वो भारत के इतिहास के पहले ऐसे जज बनने वाले हैं जिन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा या हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। महाभियोग के प्रक्रिया से हटाए जाने वाले पहले जज बनने वाले हैं जस्टिस वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के बारे में मैं आज आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, आखिरी में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या होती है जज को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, आज से पहले किसी भी जज को पद से क्यों नहीं हटाया गया है, क्या होती है ये महाभियोग की प्रक्रिया और क्या ये प्रक्रिया इतनी कठिन होती है, सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम बाबा के इस यूट्यूब चैनल पर, द एग्जाम बाबा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर ऐसी ही अपडेटेड न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और हाँ, कैसे हटेगा ये, हाँ ऐसी ही अपडेटेड न्यूज जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार ये जस्टिस वर्मा या जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है वो आखिरकार है क्या, ये कहानी कहां से शुरू हुई और आज किस मुकाम पर यह कहानी पहुंच गई है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, भारतीय इतिहास के पहले जज बनने वाले हैं जिनको पहला न्यायिक महाभियोग, पहला न्यायिक महाभियोग का मतलब है कि जो जज है उनके ऊपर महाभियोग चलाने की पहली बार प्रक्रिया जो है वो भारतीय इतिहास में पहली बार ये चलाई जाएगी। जस्टिस वर्मा पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आसान भाषा में सारी की सारी चीजें समझेंगे। लेकिन ये कहानी जो है ना, ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो इस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इन व्यक्ति का नाम है, इनकी शकल अच्छे से देख लो, इन व्यक्ति का नाम है जस्टिस वर्मा और जस्टिस वर्मा के इर्द गिर्द ही ये पूरी की पूरी कहानी आप लोगों के लिए यहां पर घूमने वाली है। इन्हीं के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो हम लोग करने वाले हैं। होता क्या है ना कि ये जो जस्टिस वर्मा है ना दोस्तों, ये जस्टिस वर्मा जब इससे पहले, अभी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, इससे पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। जस्टिस वर्मा मार्च के समय पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और जब मार्च के समय पर दिल्ली हाईकोर्ट के ये जज थे, 14 मार्च 2025 को जो जस्टिस वर्मा है, जस्टिस वर्मा के घर पर रात के लगभग 11:30 बजे जो है वो आग लगती है। और आग लगती है ना, तो आग बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज के लोग जो है वो इनके घर पर आते हैं, आग को बुझाते हैं। और आग को जब बुझाई जाती है तो इनके घर में जो है वो 500 के नोट जो है वो जले हुए बंडलों के रूप में मिलते हैं। इनके बाहर के स्टोर रूम में ये मिलते हैं। ये कहानी है 14 मार्च 2025 की। ये नोट इनके घर पर मिलते हैं। अपने बचाव में जस्टिस वर्मा क्या कहते हैं, अपने बचाव में जस्टिस वर्मा कहते हैं कि मेरे घर या स्टोर रूम में किसी भी प्रकार का कोई जो है वो नकदी बरामद नहीं हुआ है। लेकिन 14 मार्च के बाद ये कहते हैं कि 21 मार्च को कई रिपोर्टों ने यह दावा किया कि मेरे घर से 15 करोड़ रुपए निकले हैं और यह मुझे फंसाने की साजिश है। ये जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में जो है वो कह दिया। ठीक है, आगे की कहानी क्या होती है। जैसे ही यह मामला तुल पकड़ता है, जैसे ही यह मामला जो है वो देश में वायरल होता है या बहुत ज्यादा तुल पकड़ता है, तो लोग जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट या मैं कहूं कि न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ जो है वो आवाज उठाना स्टार्ट कर देते हैं या उनका कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है कि एक न्यायिक पद पर रहने वाला व्यक्ति इस लेवल का भ्रष्टाचार कि उनके घर से इतने पैसे निकले कि पूरे पैसे जो है वो जले हुए।
ठीक है, 15 करोड़ कैश बरामद हुआ। ऐसा सारी की सारी चीजें हुई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मैं कहूं यहां पर, तो यहां पर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको दोषी, इन्होंने कहा कि भाई चीजें जो है वो तुल पकड़ रही है, तो इन्होंने कहा कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव क्या होता है आगे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो महाभियोग का प्रस्ताव होता है दोस्तों एक प्रक्रिया होती है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से बर्खास्त किया जाता है या उनके पद से उनको हटाया जाता है। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी जज को जो है वो उनके पद से नहीं हटाया गया है। फिर 22 मार्च 2023 को एक वो होता है कि 22 मार्च 2023 को इस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस खन्ना, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या किया कि एक इंटरनल जांच कमेटी बिठा दी, एक इंटरनल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंटरनल जांच कमेटी बिठा दी, 3 सदस्यीय समिति बिठा दी और इन्हें बोला गया कि आप जांच करो इस मामले की। इन्हें बोला गया कि आप जस्टिस वर्मा के मामले की जो है वो जांच करो। और इस बीच जो है ना वो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। कहां, देखो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से उठाकर उनका ट्रांसफर जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया और उनको बोला गया कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भी न्यायिक, किसी भी प्रकार से कोई भी न्यायिक गतिविधियों में इनको न्यायिक काम जो है वो जस्टिस वर्मा को नहीं सौंपा जाएगा क्योंकि अभी ये जांच के दायरे में है। तो 3 सदस्यीय इंटरनल जांच समिति यहां पर बिठा दी गई और 3 सदस्यीय इंटरनल जांच समिति बिठाने के बाद मार्च के बाद 3 मई और 4 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में ये पाया गया कि जस्टिस वर्मा जो है ना, हाँ ये 3 सदस्यीय जो इंटरनल समिति है इनकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि जस्टिस वर्मा जो है वो दोषी है। उन पैसों का जस्टिस वर्मा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो संबंध है, ऐसा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट सौंपी तो जो जस्टिस वर्मा है ना, जस्टिस वर्मा ने भी अपनी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करी कि ये जो समिति, सबसे पहले तो ये जो समिति है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो समिति बनाई गई है इंटरनल, तो इन्होंने इस समिति के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चनिंग करी कि भाई ये जो समिति है ना, ये किसी चीफ जस्टिस ऑफ या किसी जज को हटाने के लिए इस प्रकार की समितियां नहीं बनाई जा सकती, ये असंवैधानिक है, इस प्रकार की जो है वो अपील और बहुत सारी चीजें जो है वो जस्टिस वर्मा ने जांच के दौरान बहुत सारी क्वेश्चनिंग जो है वो जस्टिस वर्मा ने करी। आगे की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 3 और 4 मई को यह कहानी हो जाती है। इसके तुरंत बाद क्या होता है ना, 4 मई के बाद 8 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो खन्ना जी है, संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को भी अपना एक पत्र लिखते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखते हैं और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद ये निवेदन करते हैं कि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया की जांच समिति में जो है वो जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया है, तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए या उसकी सिफारिश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी। हालांकि इस बात को किसी भी प्रकार से कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया था। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 19 मई को क्या होता है, हाँ 19 मई को इसकी रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आने के बाद जो है वो बताया जाता है, 64 पेज की ये रिपोर्ट होती है और ये लोग कहते हैं रिपोर्ट में कि जो है वो इनका घर का जो स्टोर रूम है उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जस्टिस वर्मा कनेक्टेड है, तो उन पैसों से भी जस्टिस वर्मा का ही संबंध है। ठीक है, इस प्रकार की बात होती है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सारी की सारी चीजें हो गई, अब ये रिपोर्ट आ गई, अब क्या है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई सभी जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करना चाहिए, जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करना चाहिए। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, ये अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया है। तो जो किरण रिजाजू जी है, किरण रिजाजू जी ने भी जो अभी मानसून सत्र जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो मानसून सत्र में ही शुरू में उन्होंने पहले ही दिन साफ कर दिया, हाँ पहले ही उन्होंने साफ कर दिया कि मानसून सत्र में जो है वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लाई जाएगी और उन्होंने बताया कि हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात हो चुकी है, इस मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष दोनों जो है वो सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। सर्वसम्मति का मतलब है कि सारे के सारे लोग जो है वो सारे लोगों से मेरी बात हो चुकी है। अब होगा क्या ना कि अगर इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी ना, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि
लोकसभा में जो भी प्रस्ताव, उनको हटाने का जो भी प्रस्ताव बनेगा, उस प्रस्ताव पे लोकसभा के 100 सदस्यों के सिग्नेचर करके लोग जो है वो हटाने का जो प्रस्ताव है उस पर लोकसभा के 100 सदस्य सिग्नेचर करेंगे और लोकसभा के स्पीकर जो कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं उनको सौंपेंगे और राज्यसभा के 50 सदस्य जो है वो सिग्नेचर करके राज्यसभा के सभापति को सौंपेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया भी हो चुकी है। लोकसभा के लगभग 152 सदस्यों ने सिग्नेचर करके जो है वो ओम बिरला जी को सौंप दिया है। साथ ही साथ राज्यसभा के भी 50 सदस्यों ने जो है वो सिग्नेचर करके राज्यसभा के सभापति जी को सौंप दिया गया है। अभी राज्यसभा के सभापति जी है नहीं, याद रखना आप लोग, अभी इस्तीफा दिया है उन्होंने, लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी है। अब चीजें क्या है ना, अब चीजें ये है कि सिग्नेचर करके जो है वो लोकसभा में भी प्रस्ताव रख दिया गया है और राज्यसभा में भी प्रस्ताव रख दिया गया है। अब स्पीकर जो है वो स्वीकार करे ना स्वीकार करे वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर स्वीकार करते हैं तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया ये होगी दोस्तों, हाँ कहीं भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? लोकसभा, हाँ महाभियोग, लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा, फिर प्रस्ताव, फिर लोकसभा के जो स्पीकर है ना वो 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे। अब ये सारी की सारी चीजें आ गई, एक समिति पहले बन गई थी, एक समिति अभी और बनेगी। हाँ 152 लोगों ने लोकसभा में सिग्नेचर कर दिया, 50 लोगों ने राज्यसभा में सिग्नेचर करके अपने अपने हाउस के स्पीकर को जो है वो प्रस्ताव दे दिया। उसके बाद क्या होगा? 3 सदस्यीय समिति बनेगी। इस 3 सदस्यीय समिति में एक होंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी भी हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट के भी हो सकते हैं, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के भी हो सकते हैं, कहीं के भी चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जज हैं उनमें से कोई एक जज और एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून का ज्ञाता हो। तो ऐसे 3 लोगों की समिति जो है वो बैठेगी। 3 लोगों की समिति जो है दोस्तों वो बैठेगी। हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे कम कर लेते हैं, अरे भाई, हाँ 3 लोगों की समिति जो है वो बैठेगी और इन 3 लोगों को बोला जाएगा कि आप जस्टिस वर्मा पर लगे हुए सारे के सारे आरोपों को क्या करो, इसकी जांच करो। जस्टिस वर्मा पर लगे हुए सारे आरोपों की ये लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। अगर जस्टिस वर्मा दोषी पाए जाते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के सिर्फ और सिर्फ 2 आधार होते हैं, एक कदाचार और एक असमर्थता। कदाचार होता है कि आपके व्यवहार में किसी प्रकार की खोट आ चुकी है। खोट का मतलब है कि भ्रष्टाचार भी कदाचार के अंतर्गत ही आता है, और अक्षमता जो होती है कि आप उस पद पर बैठने के काबिल नहीं हो, आपको आपकी काबिलियत से ज्यादा चीजें मिल गई है, ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो इनको ना, अगर ये 3 सदस्य, ये जो समिति है, इस समिति के द्वारा अगर उनको दोषी पाया जाएगा, देखो इसी समिति से अभी आज की ही न्यूज है कि जो वर्तमान में जो गवई जी है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, गवई जी ने कहा है कि मुझे इस समिति से दूर रहना है, मैं इस प्रक्रिया में जो है वो नहीं पढ़ना चाहता, इसके लिए जो है वो अलग से जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ सकते थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि मैं जो है वो इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अभी हाल ही की न्यूज है, 1-2 घंटे पहले की न्यूज है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जांच करेंगे, और ये जांच करने के बाद क्या करेंगे भाई, आप समझना, ये जांच करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। अरे यार ये क्या है टेलीग्राम, ठीक है। ये जांच करने के बाद क्या है, हाँ ये जांच करने के बाद क्या करेंगे, जांच करने के बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर दोषी पाए जाते हैं जस्टिस वर्मा, अगर जस्टिस वर्मा इस समिति के सामने दोषी पाए जाते हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा में इनके खिलाफ क्या आएगा, या तो लोकसभा में भी आ जाएगा या राज्यसभा में भी आ जाएगा। लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी इनके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जब सदन में प्रस्ताव को रखा जाएगा तो 2/3 बहुमत से लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा और 2/3 बहुमत से राज्यसभा से भी इस प्रस्ताव को पारित होना पड़ेगा या पास होना पड़ेगा। अगर 2/3 बहुमत से दोनों जगह से पास हो जाता है पृथक पृथक, तो उसके बाद ये जो प्रस्ताव है वो किसके पास जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर ये
प्रक्रिया पूरी होती है और जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ऐतिहासिक क्षण कैसे होगा? क्योंकि आज तक ना तो किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया गया है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इस प्रक्रिया या उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से हटाया गया है। अगर जस्टिस वर्मा को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है तो जस्टिस वर्मा बनेंगे भारत के वो पहले जज, भारत के पहले हाई कोर्ट के जज या पहले सुप्रीम या भारत के इतिहास के पहले ऐसे जज बन जाएंगे जिनको इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से जिनको हटाया जाएगा। ठीक है, इंपीचमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटाया जाएगा, ये वो पहले जज बन जाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग समझ गए। ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो यहां पर समझ में आई होगी। और यही सारी की सारी चीजें मुझे आप लोगों को बताना था कि काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस मुझे आप लोगों को यही बताना था, आज के लिए मुझे आप लोगों को यही बताना था। आज के लिए बस इतना ही। मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही देश दुनिया की सीरीज लेकर आता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।